सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कल सेनेट का मार्क है, आप सबको पता है कौन मैदान मारेगा, कौन इस गेम में आप समझ लें कि हारेगा, किसकी बाजी पलट जाएगी, किससे जीत लिपट जाएगी, इसका फैसला कल हो ही जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। अच्छा, पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो पंजाब में पहले ही मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने आप कह लें कि अपने अपने हिस्से की नशिस्तें बग़ैर मुकाबले के जीत ली हैं, हासिल कर ली। इसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड मैच। क्योंकि पंजाब में मैच यकीनी तौर पे बगैर किसी शक के फिक्स करके खेला गया। अब सियासी मुबस्सरीन पंजाब के मैदान में मैच फिक्सिंग को सियासी जमातों का बाकायदा खौफ या डर करार दे रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, खौफ, आपने सही सुना, ऐसा खौफ जिसमें इन सियासी जमातों को आप कह लें कि अपने प्यादों की सीधी चाल चलने की बजाय उल्टी चाल चलने का बाकायदा खदशा है। और जाहिर सी बात है कि दोनों बड़ी जमातें ज़मीर की आवाज़, उसूली सियासत और इखलाकियात का जितना मर्जी दर्ज दें, लेकिन अंदर ही अंदर इन जमातों की आला क़यादत को बात अच्छे से मालूम थी कि उनके दरमियान जो नाराज़ कारकुन हैं, वोट फरोश काली भेड़ें कह लें, वो मौजूद हैं जो किसी भी वक्त सौदा कर सकती हैं अपने ज़मीर का, यानी अपने ज़मीर का रेट लगा सकती हैं कि इसका ज़मीर फॉर सेल है, फॉर सेल। अब इस बिना पर इस मैच को फ़िक्स करके खेला गया और ऐसा इनको लगा कि शायद फ़िक्स करना ही वक्त की ज़रूरत है। और इस मैच को फ़िक्स करने का जो सेहरा है, ये कह लें कि या बुकी वाला किरदार कह दें आप, ये मुस्लिम लीग काफ ने मेरे ख्याल से अदा किया। अब पंजाब में सारा खेल आप समझ लें कि वो कहते हैं ना कि किस पिच पर, अपनी मर्ज़ी के पिच पर खेला गया। अब कल जो KPK और सिंध, बलोचिस्तान और विफाक के दरमियान जो मैदान है विफाक में, वहाँ उम्मीदवार अपनी अपनी नशिस्त जीतने के लिए एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आएंगे। अच्छा, KPK की बात करूँ अगर मैं, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे तब्दीली आती है या फिर कोई और सुनामी की लहर तब्दीली के छक्के छुड़ा देती है, ये देखना होगा। सिंध में तीर बरसते हैं या फिर सिर्फ गरजते हैं, ये भी देखना होगा। इसी तरह बलोचिस्तान में कौन अपनी पहचान बनाता है, इसके लिए कल का थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। लेकिन सबकी नज़रों का जो मरकज़ कह लें, मरकज़ शहर इक़्तिदार है, जहाँ तहरीक इंसाफ से अब्दुल हफीज़ शेख साहब और पीपल्स पार्टी से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ये मुकाबला अगर मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है तो गलत नहीं होगा। अगरचे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का पलड़ा आप कह लें कि भारी दिखाई देता है, और वो इस तरह के जो PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं वो, और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ में जो अब्दुल हफीज़ शेख साहब हैं, उन्हें सेनेट की टिकट देने के हवाले से आपको पता है कि उनकी पार्टी के अंदर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने इख्तलाफ कर दिया खुल के, उनमें से कुछ ने यहाँ तक कह दिया कि वो तो उन्हें वोट ही नहीं देना चाहते, यानी बाकायदा वोट ना देने का आप कह लें कि बाकायदा ऐलान कर दिया गया। अब ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी है, आप कह लें कि इस एतबार से अगर हम देखें कि शेख साहब के मुखालिफिन बहुत ज़्यादा हैं और उनका मुकाबला गिलानी साहब के साथ है, तो फिर अंडरस्टूड सी बात है कि गिलानी साहब का पलड़ा थोड़ा भारी हो गया, मजबूत उम्मीदवार के तौर पर वो उभरे हैं इस एतबार से अगर देखा जाए, क्योंकि उनके मुकाबले में जो है शेख साहब, उनके मुखालिफिन की तादाद बहुत ज़्यादा है, पार्टी के अंदर से मुखालिफिन की तादाद जिन्होंने बाकायदा कह दिया कि हम वोट ही नहीं देंगे। लेकिन अब उनके जो बेटे हैं गिलानी साहब के, अली हैदर गिलानी, उनकी एक आपने देखा होगा कि एक वीडियो आप कह लें कि मुबैना वोट ख़रीदारी की जो फुटेज है वो मंजर आम पर आई है, जिस पर उन्होंने क्या कहा है कि जी मैं वोट के लिए हर किसी से राब्ते में हूँ। और तहरीक इंसाफ का इस पर मौक़िफ़ क्या है कि अली हैदर गिलानी वोट ख़रीदते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब लिहाजा यूसुफ रज़ा गिलानी को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया जाए। अब मुमकिनात के इस खेल में आप कह लें कि किसी को भी झटका लग सकता है। सेटबैक तो हुकूमत के लिए भी बहुत हैं, जिसकी अपनी जमात में से बहुत से कारकुन नाराज़ हैं, और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ को सेनेट इलेक्शन में आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा धचका भी लग सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, पहले सुप्रीम कोर्ट की जो खुफिया राय शुमारी का फैसला है उस पर थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप कह लें कि अपने तारीखी फ़ैसले में थोड़ी नहीं बल्कि शायद बहुत, अगर मेरे को गलत नहीं होगा, बहुत लचक पैदा की है, लचक। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के तहत ये जो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए इलेक्शन कराने का फ़ैसला देते हुए ये राय भी दी है, या कह लें कि आला अदलिया का इशारा कह लें, जिसमें कहा गया है कि वोट खुफिया नहीं रह सकता और अगर पार्लियामेंट चाहे तो मुतल्लिका आर्टिकल में तरमीम कर सकती है।
यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का सहारा ले। अब टेक्नोलॉजी की बात क्या हुई, ये बात क्या हुई कि वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब मंजर आम पर आ गए और उनका कहना है कि जिस सेनेट इंतखाबात के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इसकी मदद से हम इंतखाबात को शफाफ बना सकते हैं। फवाद चौधरी साहब ने टेक्नोलॉजी का जिक्र ही क्या किया ना लिया कि मुस्लिम लीग नून वो तो अजीब सीखपा हो गई, बाकायदा फ़ौरन रिएक्शन देने पर आ गई। और जो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर साहिबा हैं जो ना बोलने से पहले सोचती हैं और ना ही, मुझे पूरा यकीन है कि ना ही वो खातून बोलने के बाद सोचती हैं। कुछ लोग बोलने से पहले नहीं सोचते, बाद में सोचते रहे मैंने क्या बोल दिया। लेकिन ये बखरी खातून है जो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर साहिबा हैं, ये ना बोलने से पहले सोचते, ना बोलने के बाद सोचती हैं। खूब बरसी फवाद चौधरी साहब पर और मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बल पर आप कह लें कि हुकूमत पर चढ़ाई करती रही। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहिबा भी इस हवाले से कुछ कह रही है, क्लिप होगा टीम ज़रा चलाइएगा मरियम औरंगजेब साहिबा का। अच्छा, सुना आपने, देखा आपने कि जी मुस्लिम लीग नून क्या कह रही है, मतलब वो कह रही है तो मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तारीखी फ़ैसला दिया है। मुस्लिम लीग नून ने इस फैसले पर मिठाई भी बांटी है। ये वही मुस्लिम लीग नून है ना जो 2015 में ओपन बैलेट के हवाले से आपको याद होगा तरमीम लाना चाहती थी, और ये वही मुस्लिम लीग नून के कायद थे जिन्होंने सेनेट में शो ऑफ हैंड्स का नुक्ता मिसाक जमहूरियत में शामिल कराया था, याद। लेकिन अब इस फैसले पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि वो सबसे ज़्यादा सेनेट इलेक्शन में धांधली का शिकार हुई। तो क्या अब खुफिया राय शुमारे के ज़रिए धांधली का रास्ता बंद हो जाएगा? बखरे लोग हैं, अजीब सोच है इनकी, डिफरेंट, सबसे हट के। क्या मुस्लिम लीग नून सेनेट में पहले से ज़्यादा आप कह लें कि नशिस्तें हासिल कर लेगी? और मरियम औरंगजेब ने सबसे बड़ा इल्ज़ाम हुकूमत पे क्या लगाया कि वो धांधली करने में मसरूफ़ थी जब उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात की कोशिश की। तो वही बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं इनको याद करवा दूँ ज़रा कि 2015 में तहरीक इंसाफ ने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद शो ऑफ हैंड्स के लिए, आपको याद हो गया, कि मुस्लिम लीग नून का साथ दिया था। और अब हुकूमत ने कौमी असम्बली में इस हवाले से तरमीम भी पेश की थी और मुस्लिम लीग नून ही थी जिसने इस तरमीम की भरपूर मुखालफत की। इसने सदारती ऑर्डीनेंस को गैर आईनी कहा, लेकिन ये सदारती ऑर्डीनेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ऑर्डीनेंस को मनसूख नहीं किया था। और अब मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि उसने धांधली का रास्ता रोकने के लिए इक़दामात किए हैं। कौन से इक़दामात, ज़रा हमें भी बता दें। लेकिन हुकूमत धांधली करने में मसरूफ़ थी, इनका ये कहना है। कौन सी धांधली, कैसी धांधली, और आपने जो इक़दाम किए धांधली का रास्ता रोकने के लिए, खुदा का वास्ते कभी बताएं, वजाहत करें कि आप लोगों ने कौन से इक़दाम किए जिससे धांधली का रास्ता रोका गया या रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह पैगाम दिया कि वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता और ओपन बैलेट के हवाले से पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि वो इंतखाबात में शफाफियत का मेयार है उसको बरकरार रखे और चाहे इसके लिए वो टेक्नोलॉजी का सहारा ले। अब ये कह लें कि ये तजवीज़ दी जा रही कि इलेक्शन कमीशन को ये मालूम हो कि किस रुकन ने किसको वोट डाला, लेकिन उम्मीदवारों और सियासतदानों को इसका कोई इल्म नहीं होगा। लेकिन नून लीग की नायब सदर को ये तजवीज़ पसंद नहीं आ रही। क्यों पसंद नहीं आ रही, इसमें मैं बात करती हूँ। पहले फवाद चौधरी साहब का ज़रा क्लिप चलाइएगा टीम, देखिए नाज़रीन क्या कहते हैं चौधरी साहब। आपने फवाद चौधरी साहब टेक्नोलॉजी से मामले का हल बता रहे हैं कि कैसे ही हल निकल सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम लीग नून है उन्हें मसला हल करने की बजाय मसला बिगाड़ने में शायद ज़्यादा इंटरेस्ट है, या कह लें कि अपना ज़्यादा इंटरेस्ट या फ़ायदा नज़र आ रहा है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून अपने फ़ायदे के बगैर तो आपको पता है कोई कदम नहीं उठाती। कहते हैं ना, हमने इक़दामात उठाए, कोई कदम नहीं उठाती जहाँ अपना फ़ायदा नज़र ना आए। और ये जो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं, ये फवाद चौधरी साहब पे खुलकर तनकीद कर रही हैं, तनकीद के नश्तर चलाते हुए ट्वीट करती हैं कि जी ये ट्वीट ज़रा चलाइएगा टीम, स्क्रीन पे नाज़रीन भी ज़रा देख लें जिन्होंने नहीं देखा, जिनकी नज़रों से नहीं गुजरा ये ट्वीट मरियम साहिबा का। लिखती हैं कि जी एक बार फिर साबित हो गया है कि आइन वोट चोरों की चालबाजियों, बदनीयती पे मबनी रेफरेंसेस और ये जो साजिशी ऑर्डिनेंसेस हैं इससे बहुत बालातर है। अब खंबे नोचती खिसियानी बिल्लियाँ टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। याद रखो कि कोई RTS और डस्का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। वोट की ताकत से डरते क्यों? अब नाज़रीन, वोट की ताकत से कौन डरता है ये नून लीग की नायब सदर से बेहतर और कोई भी नहीं जानता।
नून लीग को सेनेट इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर प्रॉब्लम क्या है? एक सवाल है, सिंपल सा सवाल है, अगर किसी के पास जवाब हो, क्या प्रॉब्लम है? एक सादा सा सवाल, क्या प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर? टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो तो क्या मसला है, क्या हो जाएगा ऐसा जिससे खौफ है या परेशानी है, प्रॉब्लम क्या है? अब ये सवाल अपनी जगह पर है कि सेनेट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस मैकेनिज़्म के तहत होगा और कौन सा मैकेनिज़्म कारआमद साबित होगा। अब जहाँ तक इस तजवीज़ की बात है कि ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाएगी जिसके ज़रिए इलेक्शन कमीशन को हर वोटर के वोट देने का इल्म होगा, तो ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता क्या आपको नहीं लगता कि बंद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बंद हो सकता है। लेकिन नून लीग इस तजवीज़ को कबूल करने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? ये मैं नाज़रीन से पूछती हूँ, अंडरस्टूड सी बात है, क्यों तैयार नहीं? ऐसी तजवीज़ को कोई क्यों कबूल नहीं करेगा? क्या वजह होगी? क्या मुफाद होगा? या कबूल करने में क्या नुकसान होगा? सिंपल सी बात है। अब अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी का नफाज करते हैं तो फिर डेफिनेटली ये जो इलेक्शन कमीशन है वो ज़मीर फरोश जो वोट फ़रोख्त करने वाले हैं उनको पकड़ सकता है कि किस किस का ज़मीर फॉर सेल लगा हुआ था, कितने रेट में लगा हुआ है। लेकिन मुस्लिम लीग नून को शायद यही अच्छा नहीं लग रहा कि इलेक्शन कमीशन कोई भेद जान ले, कोई राज जान ले, इसलिए वो क्या चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो ही ना जिससे ये जो अमल है वोटिंग का ये शफाफियत की तरफ जाए। यानी नून लीग की ये सोच आप समझ लें कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको बढ़ावा देने वाली सोच है। तो किसी से ढकी छुपी बात अभी है ही नहीं, इन्होंने खुद बता दिया इन्होंने कि ये क्या सोच रखते हैं। अब जो कल सेनेट इलेक्शन का दिन है आपको पता है, और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से ऐवान संभाल ली है, लेकिन एक हुकूमती जमात जिससे कुछ भी नहीं संभल रहा, ये PTI के जो नाराज़ सिंध असम्बली का अरकान है ना, उनका ज़रा क्लिप देखिए। अच्छा, ये आपने देखा, अब इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आप कह लें कि इस वक्त मुश्किलात के भंवर में फंसी हुई है। अब एक वक्त था जब कहा जाता रहा कि, और अब भी कहा जाता है अब भी, कि PDM इत्तेहाद डूब जाएगा। ठीक इसी तरह तहरीक इंसाफ की सफ़ों में भी वाज़ेह दरारें नज़र आना शुरू हो गई हैं। सेनेट की टिकटों के हवाले से पहले बलूचिस्तान से अचानक तहरीक इंसाफ की जानिब से आपको याद है कि अब्दुल कादिर को टिकट दे दिया जाता है, और जब उसकी अपनी जमात से आवाज़ें उठना शुरू हुई तो पार्टी की आदत को उनसे टिकट वापस लेना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात, वही अब्दुल कादिर जब सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं एक टिकट पर, और तहरीक इंसाफ के मेंबरान अब सेनेट में उनको वोट डालेंगे, यानी कान दाएं से पकड़े या बाएं से, एक ही बात है। ठीक इसी तरह लियाकत जतोई ने भी तहरीक इंसाफ ने सेनेट की टिकट पैसे देकर खरीदने का इल्ज़ाम लगाया। PTI के 3 नाराज़ अरकान सिंध असम्बली में से 2 का क्या कहना है कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। अब इन नाराज़ अरकान का वही रोना कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने टिकट की जो तकसीम है वो मुनसिफाना तरीके से नहीं की, और तो और उनका ये भी कहना था कि तहरीक इंसाफ ने सिंध के लिए कुछ नहीं किया। जबकि नाराज़ अरकान तहरीक इंसाफ की जो टिकट पर आप कह लें कि वोट लेकर असम्बलियों में पहुँचे। अब इन नाराज़ अरकान का ये भी कहना है कि वो पार्टी को वोट नहीं डालेंगे बल्कि ज़मीर के हिसाब से वोट डालेंगे। अच्छा, मज़े की बात ये आपके ज़हन में भी आती होगी कि जो नाराज़ अरकान होते हैं, जो भी, इन्हें ऐसे वक्त में ही अपना ज़मीर जागता नज़र आया। इनको ठीक इलेक्शन के सर पर आने के बाद ये एहसास हुआ कि तहरीक इंसाफ ने तो सिंध के लिए कोई काम ही नहीं किया, और इस पर मज़ीद बात करते हैं। लेकिन पहले हलीम आदिल शेख साहब का क्लिप होगा। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध में तहरीक इंसाफ के अरकान को दबाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। जो कुछ इन नाराज़ अरकान ने अपनी जमात के ख़िलाफ़ कहा वो खौफ में आकर कहा, प्रेशर में आके कहा। अच्छा, हो सकता है कि हलीम आदिल शेख की बात दुरुस्त भी हो, वो पीपल्स पार्टी को तो सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उन पर इल्ज़ामात के तीर भी बरसा रहे हैं। लेकिन जो हलीम आदिल शेख हैं उनको अपने अरकान की आंखों में लालच की बजाय पीपल्स पार्टी का खौफ नज़र आता है। चले मान लेते हैं कि हलीम आदिल शेख साहब की बात दुरुस्त है, सही है, लेकिन खुर्रम शेर ज़मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा कि उनके 3 अरकान लापता हैं और उनको इस काम के पीछे पीपल्स पार्टी लगती है, लेकिन ठीक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तीनों अरकान मंजर आम पर आते हैं, जिनमें से 2 अरकान क्या कहते हैं कि उन्हें कोई अगवा नहीं किया गया था, जबकि एक कहता है कि उसको अगवा किया गया। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इस सारे वाक़े में एक बात तय है कि PTI के अपनों ही ने अपनों को तशद्दुद का निशाना बनाया, अपनों को तशद्दुद का निशाना बनाया। तीनों नाराज़ अरकान को सिंध असम्बली पहुँचने पर उनकी अपनी जमात के अरकान ने हमला करके उनका इस्तकबाल किया, ये कह लें। और तहरीक इंसाफ खुद को क्या कहती है, जमहूरी जमात कहती है, तो इसका अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि अपने अंदर मौजूद इख्तिलाफ़ राय को कबूल करे और अपने अंदर मौजूद खामियों की इस्लाह करे। अच्छा नाज़रीन,
आला क़यादत के हाथ से कुछ तो ऐसे इकदाम हो रहे हैं ना जिसकी वजह से इनकी जमात से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। फैसल वौदा हों या फिर हफीज़ शेख, उनको सेनेट टिकट देने के हवाले से आपको पता ही तहरीक इंसाफ में बड़ी तशवीश की लहर दौड़ रही है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख की पहली हुकूमत है PTI गवर्नमेंट के जिनके अंदर के इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं कि इनको मुखालिफिन की ज़रूरत ही नहीं है, मुखालिफिन की तनकीद की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर ही सब एक दूसरे पर इतनी तनकीद कर रहे हैं, इतनी तनकीद कर रहे हैं। और तनकीद बिला वजह नहीं हो सकती, कुछ तो है, क्योंकि धुआं वहीं पर होता है जहाँ पे आग होती है। आमिर लियाकत साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब इस हवाले से कुछ कह रहे हैं, ज़रा क्लिप चलेगा डॉक्टर साहब का। आप सुना आपने कि क्या कहा है डॉक्टर साहब ने? उन्होंने साफ साफ बता दिया कि कैसे चलेगा और कैसे नहीं चलेगा। साफ साफ कह दिया डॉक्टर साहब ने कि वो सेनेट इलेक्शन में एटलीस्ट अब्दुल हफीज़ शेख को वोट नहीं डालेंगे, उनको वोट डाला जाए ऐसे नहीं चलेगा। अब इसी तरह उनको फैसल वौदा को सेनेट की टिकट देने पर भी एतराज़ है। अब आप देखिए कि फैसल वौदा के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उनके सर पर नाअहली की तलवार भी लटक रही है। अब ऐसे में सियासी मुबस्सिरीन का ख्याल ये भी है कि उनको सेनेट की टिकट देकर तहरीक इंसाफ ने बाकायदा एक जुआ खेल है जो उल्टा भी पड़ सकता है, यकीनन पड़ सकता है। अब हम ये यानी कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ फ़ैसले उनके लिए ख़ुद नुकसान का बाइस बन रहे हैं, यानी इनको मुखालिफिन की ज़रूरत नहीं है, ये अपने मुखालिफिन ख़ुद बने हुए हैं। मेरी बात पे गौर कीजिए। और जब कोई अपना मुखालिफ ख़ुद बन जाता है तो दुश्मन दूर बैठ के इंजॉय करता है। अब यही वजह है कि ज़िमनी इंतखाबात में भी इन्हें नाकामी का मुँह देखना पड़ा। परवेज़ खट्टक के भाई, याद है ना, लियाकत खट्टक ने भी नौशहरा में जो ज़िमनी इलेक्शन हराने का जिम्मेदार किसको करार दिया? अपने भाई को करार दिया। क्या कहना था उनका कि तहरीक इंसाफ के लिए अब ये सोचने का मुकाम है कि उनसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। सच है कि सेनेट में धांधली के खागे दीवार खड़ी करने वालों को दीवार समेत गिराना होगा, क्योंकि धांधली से सेनेट इंतखाबात की सीढ़ी चढ़ने का सिलसिला मेरे ख्याल से अब बंद हो जाना चाहिए। अब नहीं तो कब? तहरीक इंसाफ को भी अपनी गलतियों से मेरे ख्याल से सीखना होगा, वरना जो मुसलसल गलतियाँ करते चले जाएंगे ये ना हो कि वक्त ही ख़त्म हो जाए। गलतियों से सीखिए, वरना खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, बहुत भारी भुगतना पड़ सकता है। गलतियों का सिलसिला तहरीक इंसाफ मेरा नहीं ख्याल के अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि सिलसिला अब नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आपने देखा आज के सिंध असम्बली मछली बाज़ार का मंजर पेश कर रही थी, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी अक्सर हम देखते हैं कि असम्बली कम बल्कि मछली बाज़ार अखाड़ा ज़्यादा लग रही होती है। सेनेट इलेक्शन के हवाले से तहरीक इंसाफ को सिंध में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तहरीक इंसाफ के 3 अरकान हैं जो बागी हैं। बागी अरकान ने फैसल वौदा पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने दही सिंध और जो सीनियर रहनुमा हैं उनको नज़रअंदाज किया। जब सीनियर लोग मौजूद हैं तो फैसल वौदा को क्यों टिकट दिया गया? अच्छा, तीनों अरकान ने सेनेट इलेक्शन में पार्टी को वोट ना देने का ऐलान भी किया। अब इसी तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर लियाकत साहब ने भी वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। सेनेट इंतखाबात में सबसे बड़ा मुकाबला आपको पता है कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख के दरमियान कल होगा। अच्छा नाज़रीन, कौमी असम्बली के 341 अरकान जो हैं इस्लामाबाद से सेनेट की एक जनरल नशिस्त पर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। अब जीत के लिए 171 वोट दरकार होंगे। हुकूमती इत्तेहाद 181 अरकान और अपोजिशन इत्तेहाद 160 अरकान पर मुश्तमिल है। अब बज़ाहिर तो जो नंबर गेम है, हुकूमत को कौमी असम्बली में बरतरी हासिल दिखाई दे रही है नंबर गेम की अगर हम बात करें, लेकिन अरकान असम्बली की हुकूमत से जो नाराज़ी है और अरकान से आप कह लें कि जो ज़ाती ताल्लुकात की बदौलत साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को यकीन है कि वो सेनेट की जनरल नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अपोजिशन जो उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उनको जीत के लिए हुकूमती इत्तेहाद से 11 वोट हासिल करने होंगे। जी लगारी साहब मेरे साथ मौजूद है। लगारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लगारी साहब, ये जो अभी एक मुकाबला होगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का हफीज़ शेख साहब के साथ, इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन जो सिंध असम्बली में हम देख रहे थे कि क्या वहाँ पे सूरत हाल, और ये अक्सर होता है कि असम्बली अखाड़ा बन जाती है, मछली बाज़ार का मंजर पेश करती है। असम्बली एक मतलब मुकद्दस लगता है ऐवान के साथ, ऐवान मुकद्दस है, तो मुकद्दस जगह पे इस लड़ाई हो, शोर शराबा हो, इंप्रेशन क्या जाता है? मुझे पता है नई बात नहीं, ये होता है, लेकिन इंप्रेशन क्या जाता है? इस सिलसिले को रोका क्यों नहीं जाता है? देखिए, रोकना तो जाहिर है किसी के पास में नहीं है। अरकान असम्बली अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, और ये पहली बार नहीं है
दुनिया भर की असम्बलियों में इस तरह के झगड़े होते हैं। जापान की कभी असम्बलियों का हाल देखें जहाँ पर कुर्सियां जल जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है मार पिटाई हो रही होती है, और महज़ब तरीन मुल्कों में भी ऐसा होता है। बहुत यानी आपने देखा था कि 4-5 आदमी कत्ल हो गए थे जब अमेरिकी कांग्रेस के वो उसकी तरफ गए और इजलास हो रहा था, तो वहाँ पर जाकर इस तरह की वारदात इस मरतबा आपने देखा जब ट्रंप की ट्रांजैक्शन का मामला था तो वहाँ पर यह वाक़या हो गया था। तो पार्लियामेंट जो होती हैं, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के फोरम होते हैं, उनके अंदर इस तरह की वारदातें, पाकिस्तान में एक असम्बली के अंदर कत्ल भी हो चुका है, ये रिकॉर्ड की बात है। तो मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, नहीं होना चाहिए। ये आपकी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर हुआ। और फिर अगर कागज़ की तरफ जाएँ तो फिर कागज़ भी हैं। 2-3 अरकान असम्बली ने वो किया, इख्तलाफ किया, और उन्होंने टिकट वैसे मेरी इतला के मुताबिक कुछ और अरकान भी हैं जो खुलकर सामने नहीं है। वो फैसल वाडा को और सैफुल्लाह अब्रो को वोट देने के लिए तैयार नहीं हैं, और वो बाज ऐसे भी हैं जो बहुत बढ़ चढ़ कर आगे बोल रहे हैं, लेकिन असल में वो उनको वोट नहीं देने के मूड में हैं। अगर ऐसा होता है तो ये उनकी अपनी मंशा है, लेकिन किसी को आप प्रेस करेंगे, दबाव डालेंगे, अगर किसी को आप थप्पड़ मारेंगे या किसी के आप कपड़े फाड़ेंगे, तो क्या फिर तवक्को रखते हैं कि वो फिर दोबारा भी आपको वोट देगा? या किसी सूरत में आप, ये हुआ है सिंध असम्बली के अंदर के अपोजिशन अरकान ने, पीटीआई के अरकान ने जो अपने उन 3 बागी अरकान पर हमला कर दिया, उनकी धुनाई की गई, सब कुछ हुआ। फिर मार्केट जो पूरा ऐवान जो है वो मछली बाजार बना हुआ था। तो ये तो सूरत हाल पेश आई है। और जो एडवेंचरिज्म है लीडर ऑफ अपोजिशन का, वो एक खासा उनका मिजाज है, उनके अंदर एक जारियाना अंदाज है, वो करते हैं इस तरह से। हाउस जो है प्रॉपरली नहीं चल पाता है, तो इसके कई वजूहात भी हैं। अच्छा लगारी साहब, ये जो नाराज अरकान कहते हैं ज़मीर के हिसाब से वो वोट डालेंगे और वो पार्टी को वोट नहीं देंगे क्योंकि उनका ज़मीर कहता है कि ज़मीर जाग उठा है। मुझे समझ नहीं आती कि ठीक इलेक्शन सर पे आने पर ज़मीर कैसे जाग गया कि अचानक इलेक्शन के वक्त पे इनको पता चल गया कि तहरीक इंसाफ तो सिंध में कोई काम किया ही नहीं। नहीं, सिंध में काम करने का मामला नहीं है इस वक्त। तो मामला यह है कि जिन 2 कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है उनके साथ अरकान असम्बली इत्तेफाक नहीं करते हैं, ना तो वो फैसल वाडा को वोट देना चाहते हैं, ना सैफुल्लाह अब्रो को। मानना है कि उनसे सीनियर लोग भी हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका बुनियादी इख्तिलाफ यही है। और इसके अलावा ये भी सही है, जब वज़ीर आज़म खुद कहेंगे कि सिंध हमारा नहीं है, तो फिर अजीब बात है ना। वो उनको रेफर कर रहे हैं अरकान असम्बली, वो कहते हैं कि जब वज़ीर आज़म ये कहेंगे कि सिंध हमारा नहीं है, तो फिर लोग यही कहेंगे कि जनाब हम क्या करें, फिर आपके साथ कैसे खड़े होंगे जब आप सिंध को तस्लीम नहीं करते। आप अगर वज़ीर आज़म सिंध में अगर उनका इक़्तिदार नहीं है, अगर उनकी हुकूमत नहीं है, तो सूबे का ओनरशिप तो लेनी चाहिए, सूबे के इशूज़ का ओनरशिप तो लेनी चाहिए। उनने कब ये जाकर कोई ईंट लगाई है किसी अंदरूनी सिंध में या कराची के अंदर? हाँ, वो आए, अपना शौकत खानम का इफ्तिताह तो उन्होंने किया, और वहां पर तो कोई ईंट भी लगी होगी। बाकी पाकिस्तान के अंदर उनके दौर में, या खास तौर पर सिंध के अंदर, या खास तौर पर कराची के अंदर उनके दौर में कौन सी ईंट लगी है? तो उन्होंने तो अभी तक ये प्लान बनाया है, एक बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हैं, लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं अभी तक। बस सफाई की गई है नालों की, और वो भी पाकिस्तान नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी जो है उसने किया है। ठीक है। अच्छा लगारी साहब, आगे चलते। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो सेनेट इंतखाबात खुफिया राय शुमारी के जरिए करवाने के बाद अब ये जो अपोजिशन को उम्मीद कहते हैं कि होती चली जा रही है, उनकी बातों से भी लगता है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो नाराज़ हुकूमती अरकान है उनका वोट वो हासिल करने में किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, कल के मुकाबले को, खासतौर पर यूसुफ रजा गिलानी वर्सेस वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब? एक तो दोनों उम्मीदवारों का सामने सब कुछ लोगों के सामने भी है, अवाम के सामने भी है। असल में अरकान असम्बली जो हुकूमती अरकान असम्बली हैं, उन्होंने कभी भी इस तरह के एरोगेंट लीडर ऑफ द हाउस को नहीं देखा, जो अपने अरकान से मुलाकात नहीं करते, उनको कोई किसी काम में उनसे मशवरा नहीं करते, उनसे बात नहीं करते। पार्लिमानी पार्टियों के इजलास के दौरान कोई उनको ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती है, और उसके अलावा इस तरह के इजलास होते भी नहीं हैं। वज़ीर आज़म ऐवान में आते नहीं हैं, बहुत कम हाज़िरियाँ हैं उनकी, और इस वक्त उनको मौका मिला है और वो अपनी नाराज़गी का और गुस्से का इजहार करेंगे। और बहुत से और फैक्टर भी हैं। मेरी पंजाब में कौमी असम्बली के अरकान, खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के अरकान, और यहाँ सिंध में और बलूचिस्तान में कौमी असम्बली के अरकान जो हैं, वो जिन्होंने वोट देना है कौमी असम्बली में एक सेनेट की सीट के लिए हफीज़ शेख साहब को या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, तो उनके लिए एक मसला है कि वो वोट जो है वो हफीज़ शेख की कारकर्दगी
वो जो है वो क्या है और किस बुनियाद पर वोट दें। पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, उनका सबब तो वही है और उनकी वजह से सब कुछ हुआ। पाकिस्तान का डॉलर की कीमत किसने गिराई? वो हफीज शेख साहब ने। पाकिस्तान में महंगाई कौन लाया? हफीज शेख साहब। पाकिस्तान में उसकी कीमत, पेट्रोलियम की कीमत क्यों बढ़ती है? चूंकि IMF की फरमाइश है। पाकिस्तान में जो अशियाए सर्फ क्यों महंगी होती हैं? जनाब हफीज शेख साहब की वजह से। हफीज शेख साहब की वजह से पाकिस्तान इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है, तो अरकान असम्बली जो है कल क्या मुंह लेकर जाएंगे अवाम के पास? जनाब हमें वोट दीजिए, हमारा साथ दीजिए। वो किस बुनियाद पर? वो ये कहेंगे कि जनाब आपने अपना कोई एक अलामा जाहिर की थी कि आप हुकूमत से इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। वो ये तो कह सकेंगे जनाब हमने सेनेट में उनको वोट नहीं दिया था। अगर यही कहेंगे तो फिर एक बड़ी बात होगी। एक 11 वोटों का जो फर्क है, क्या ये ऐसा हो सकता है? कई अरकान तो ऐलान कर चुके हैं ना। एक रुकन जो है पंजाब से वो कह चुके हैं कि मैं यूसुफ रज़ा गिलानी को। सिंध से भी एक रुकन कह चुके हैं। अभी बताया गया है जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब वो भी कह चुके हैं। इसके अलावा भी कई और अरकान हैं जो कह चुके हैं कि हम वोट नहीं देंगे। अच्छा लगारी साहब, अगर गौर किया जाए तो ये जो PTI की गवर्नमेंट है, मैंने देखा है कि ये पहली गवर्नमेंट है, शायद आप ज़्यादा अच्छे तरीके से रोशनी डाल सकते हैं कि आपका ज़्यादा ज़ाहिर बात है नॉलेज है, आप ज़्यादा समझते हैं चीज़ों को। ये जो PTI की गवर्नमेंट है, मुझे लगता है कि पहली गवर्नमेंट है जहाँ पे आपस के इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि शायद इनको बाहर से मुखालिफिन की ज़रूरत ही नहीं है। आपस में एक दूसरे पर तनकीद करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, आपस में एक दूसरे की टांगे खींचने वाले बहुत ज़्यादा है। अच्छा तनकीद हो या फिर टांगे खींचना हो, चले यहाँ तक मामला समझ जाता है कि पर्सनल ग्रजेस भी होती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि एक दूसरे के राज फाश करना, एक दूसरे के लिए खतरा साबित हो जाना या अपनी पार्टी का इमेज खराब करना, अपनी पार्टी की साख को मुतासिर करना, मामला यहाँ तक पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है और उनका आपस में इत्तफाक राय नहीं है, इसलिए कि बहुत से जगहों से परदेसी पंछियों को चुन चुन कर सॉरी मैं आपकी बात काट लूं लगारी साहब, आप इस बात से भी अग्री करते हैं कि वाकई ये तारीख की पहली गवर्नमेंट है जो कि काम के लिहाज से तो आपके सामने कि कितना काम कर रही है, मतलब इमरान खान साहब की नीयत पे कुछ शक नहीं किया जा सकता, लेकिन टीम कितनी अहल है कितनी नाअहल है ये आपके सामने, मुझे शायद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अवाम देख रही है, तनकीद भी कर रही है अवाम। आपको लगता है, आप अग्री करते हैं इस बात से कि वाकई ये तारीख की पहली गवर्नमेंट है जिनके आपस के खिलाफत इतने ज़्यादा है कि कभी पाकिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई होगी कि आपस के लोग एक दूसरे को नोचने पर आ गए हैं? कतई तौर पर ऐसा है और इस तरह की ये सूरत हाल बहुत संगीन है और यहाँ तक है कि ये जो इनकी मदद कर रहे हूँ, इनको रेस्क्यू कर रहे हूँ और हमारे जर्नलिस्ट जो इनके लिए बेहतर अच्छा सोचते हूँ, अच्छा चाहते हूँ कि इनकी हुकूमत अच्छी हो, उनको जाकर फिजिकली उनके ऊपर हमलावर हो जाते हैं। तो ये ऐसे अजीब हैं कि इन्होंने हुकूमत के तनकीद करने वालों पर कोई हाथ नहीं उठाया है, अल्लाह ना करे और ना उठाएं, लेकिन ये जो है उन अपने हमारी कम्युनिटी के उन लोगों पर ये जाकर हमलावर होते हैं जो इनकी हुकूमत को और इनकी कारकर्दगी को सपोर्ट कर रहे हैं। और आपस में इनका ये हाल है कि कभी भी एक साथ मिलकर बैठने को तैयार नहीं होते हैं। एक आदमी जा रहा होता है ब्रीफिंग देने के लिए, दूसरा आदमी पकड़ कर कहते हो भाई आप कहाँ जा रहे हो। लगारी साहब यहाँ से तो मुझे एक बात याद आ गई, आपके जुमले से मुझे एक बात याद आ गई, जिस अंदाज में आपने बड़ी खूबसूरती के साथ अल्फाज में इसको परो के बताया कि जी ये तो उन पे तनकीद करते हैं या उनके बारे में बात करते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो तो एक जुमला होता है ना कि किसी के भी सगे नहीं है ये, यानी सपोर्ट करने वालों के भी साथ इस तरह करते हैं। बिल्कुल ऐसा, ये सारे के सारे एक मदर पार्टी थी उसको छोड़ा, फिर दूसरी मदर पार्टी थी उसको छोड़ा, फिर तीसरी मदर पार्टी थी उसको छोड़ा, ये सारी परदेशियों की फौज है। और बाज़ दफा ऐसा होता है कि किसी ना किसी दौर में किसी ना किसी किंग्स पार्टी के जाकर ये आशियाने पर बैठते हैं और वहां पर बैठकर अपनी धूप भी सेंकते हैं और छांव भी पाते हैं। अच्छा वक्त की कमी है, अच्छा वक्त की कमी है, 1 मिनट है मेरे पास, मैं वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहती, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। ये जो आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे अली हैदर गिलानी ने जो वोट ज़ाया करने के तरीकाकार पर एक वीडियो बनाई, मंजर आम पर भी आ गई, उस वीडियो पर ज़रा तबसरा कर दीजिए। बस एक तरीक़ाकार बता दिया है कि अगर कोई हुकूमत से इत्तेफाक नहीं करता और इस बात पर ये राजी नहीं है कि वो हुकूमत को वोट दे, अगर हुकूमत ज़बरदस्ती उसको मजबूर कर रही है और ऐसा बैलेट पेपर भी दे देती है कि जनाब इस पर जाकर मुहर लगा कर आ जाओ, तो फिर जाकर वो मुहर जो है दोनों पर लगा दें, इस तरह से वोट ज़ाया हो गया। एक तरीक़ाकार बताया गया, देखें इस तरह से कितने वोट ज़ाया होते हैं। आप अग्री करते हैं कि तरीकाकार जो बताया गया ये सही तरीका है, इस तरह तरीकाकार बताना चाहिए, ये सही है, ये सही किया गया, ये जो वीडियो बिल्कुल ठीक है? देखें इसमें कोई रिश्वत इन्वॉल्व नहीं है, कोई करप्शन इन्वॉल्व नहीं है, कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स अपने ज़मीर के मुताबिक हुकूमत के उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहता है तो वो अपना वोट इस तरह से कैंसिल कर सकता है। तो ये एक रास्ता बताया गया, मेरे ख्याल में
अब तक पाकिस्तान के लोग जो सबसे ज्यादा जान पाए हैं वो ये जान पाए हैं कि वोट को कैंसिल किस तरह किया जाए, ना किसी के काम में आए। वो एक हारने वाले के जीतने वाले के काम भी नहीं आएगा और हारने वाले को फायदा होगा इससे, जो वो नहीं हारेगा फिर अगर उनके जो जीतने वाले के वोट कट जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, यानी आपके मुताबिक ये वीडियो फ़ायदामंद है। ठीक है जी लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तज्जिए के लिए। और नाज़रीन मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे सदीक जाना अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, हमेशा की तरह इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। सदीक, क्या बड़ी खबर है आपके पास? जी देखें, बड़ी खबर तो ज़ाहिर है अब आप सब देख भी चुके हैं और वीडियो आने के बाद जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील हो गई है और पीडीएम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त परेशान है। बहुत अरे सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ सदीक, खबर बहुत आम भी हो जाए ना तो आपका बताने का अंदाज बड़ा मुनफरिद है और आप अंदर की जो खबर लेकर आते हैं, आप डिटेल से आगाह करते हैं और अंदर की बात आप बताते हैं, क्योंकि जो चीज़ आ रही होती है सामने अंदर की गहराई तक जाके वो बताता नहीं है। नाज़रीन बड़ा शौक से देखते हैं आपके वाला सेगमेंट, मुझे अक्सर फीडबैक भी मिलता है कि सदीक अंदर की खबर बड़ी गहराई से जाके लेकर आते हैं और हमारे से शेयर करते हैं। तो बड़ी खबर बनाना मेरे ख्याल से सहाफ़ी के हाथ में होता है कि आप खबर को किस तरह नाज़रीन तक पहुँचाते हैं और रियलिटी दिखाते हैं। बहुत सी आपको पता है सहाफ़त में ऐसी मछलियाँ भी, इनका मकसद जिक्र करते हैं आप और मैं, कि जो बिल्कुल हकाइक पे मबनी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, सच नहीं दिखाते या अपना मनपसंद सच दिखाते हैं और वो नहीं दिखाते जो दिखाना चाहिए। जी प्लीज कंटिन्यू। बहुत शुक्रिया। कोशिश हमारी ये होती है कि कोशिश यही होती है कि शहर इक़्तिदार में जो चल रहा होता है अपने नाज़रीन को आगाह करें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो। देखें इमरान खान साहब ने जब तरमीम पार्लियामेंट में पेश की या सदारती ऑर्डिनेंस लाए या सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया, तीनों जगहों पे उनका ये मौक़िफ़ था कि करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, खरीदो फरोख्त होती है, लोग खरीदे जाते हैं, लोग बिकते हैं, इन चीज़ों को हम रोकना चाहते हैं। वहाँ पर उन्होंने बताया कि PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, PDM में शामिल दीगर जमातें हों, पार्लियामेंट हो, सेनेट हो, इन तमाम की रिकमेंडेशन मौजूद हैं, तमाम के इसके ऊपर तफज़ात मौजूद हैं कि सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त होती है, इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन किसी ने इस हवाले से इक़दाम नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद एक राय भी दी, लेकिन उस राय के बाद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने कमेटी बना दी है, जो कमेटी मुकम्मल नज़र रखे हुए है और हम करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकेंगे। लेकिन जैसे ये वीडियो सामने आई है गिलानी साहब के बेटे की, उसने बिल्कुल सूरत हाल को तब्दील कर दिया है। अब अगर कल इस वक्त आप और मैं अगर ये बात कर रहे होंगे, एक लम्हे के लिए हम ये सपोज करते हैं, फ़र्ज करते हैं कि कल हम ये बात कर रहे हों कि हफीज शेख साहब हार गए और गिलानी साहब जीत गए हैं, लेकिन अगर ये वीडियो ना आती फिर हम कल ये बात कर रहे होते कि ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका है, ये बहुत बड़ा सेटबैक है, हुकूमत की अखलाकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गई है, बिल्कुल कोई अखलाकी पोजीशन नहीं रही। लेकिन इस वीडियो के बाद कल अगर जीत भी जाते हैं गिलानी साहब, तो अब ये बात वाज़ेह है कि किसी ने ज़मीर की आवाज़ पर वोट नहीं डाला, बल्कि पैसों से वोट दिया है, पैसे चले हैं, इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं, इलेक्शन कमीशन इन करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने में नाकाम हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के जो खदशात थे, सुप्रीम कोर्ट के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दुरुस्त साबित हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जाने ना जाने गुली ना जाने भाग तो सारा जाने है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन को नहीं पता, बाकी पूरे पाकिस्तान को पता है कि करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, पैसा चलता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को यह कहा था कि जब तक हमारे पास ठोस सबूत ना हो तब तक हम कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, हम कार्रवाई नहीं कर सकते। अब जब इतना बड़ा एक सबूत आ गया है तो अब हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन इस पर कैसे जो है वो इक़दाम करता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मेरा एनालिसिस भी है, सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा केस सुनने के बाद मेरी राय भी है और कुछ वकला से बात भी मैंने इसके ऊपर की है। अगर कल मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं मिलती, अगर कल एक जिस तरह हम फर्ज कर रहे हैं कि अगर हफीज शेख साहब हार जाते हैं और यूसुफ गिलानी साहब जीत भी जाते हैं, तब भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा जाएगा। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट को यही कहा जाएगा हुकूमत की जानिब से, PTI की जानिब से, कि हम आपके पास आए थे कि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोका जाए, हम आए थे कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो, लेकिन ये देखें हमारे इतने वोट कम हुए हैं और ये वोट अगर ज़मीर की आवाज़ पे कम हुए थे कोई मसला नहीं था। कोई रुकने असम्बली ये समझता था कि हमने सही उम्मीदवार नहीं चुना, उसने मुखालफत में वोट डाला है, गो के हमारा मौका यह है कि वो नहीं जा सकता था, लेकिन कोई मसला नहीं है। अब जब ये सबूत मौजूद है कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं, ये वोट खरीदो फरोख्त हुए हैं, और एक चीज़ और भी है डॉक्टर साहबा, मुझे ये भी लगता है कि शायद कोई वादा माफ गवाह भी सामने आ जाए, कोई एतराफ़ी बयान भी सामने आ जाए, या ये भी हो सकता है कि जैसे वो
एक मीडिया में अक्सर वो ऑपरेशन किया जाता है ना कि वो खुद ही यानी इसके भी चांसेस कैमरे लगा के पूरे ऑपरेशन किया जाता है। बिल्कुल ये है कि इतराफी बयान आ जाए कि हमने खुद ये जाल बिछाया था, ये प्लान किया था कि हम इनको एक्सपोज कर सकें, हम बता सकें कि ये जो है वो ज़मीर की आवाज़ पे नहीं बल्कि पैसे से लोगों के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। और ये भी मैं आप अंदाज़ा लगाएं कि जो PDM वोट को इज्जत देने की बात करती है वो कितना वोट को इज्जत दे रही है कि मेंबरान असेंबली को कह रहे हैं कि आपने अपना वोट जाया करके आ जाने। इससे ज्यादा अफसोसनाक बात, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और इस सब पे इलेक्शन कमीशन का उस तरह से नोटिस ना लेना। देखें 11 मार्च से पहले कभी भी इलेक्शन हो सकते थे। होना ये चाहिए था जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे करें, जो आपने बैलेट भेजे हुए उसके पीछे काउंटर साइन आ जाएंगे, उसके पीछे नाम आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप चाहे पॉलिटिकल पार्टीज को मत दिखाइएगा और उनके सरबराहों को मत दिखाइएगा, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद देख सके। अब जैसे ये वीडियो आई है, अगर ये वोट ट्रेसेबल हो तो इलेक्शन कमीशन देख सकता है ना कि ये 3 MNAs थे जो वीडियो में मौजूद थे, हमने इनके वोट देखे हैं, इन्होंने वोट PTI को नहीं दिया, इन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, तो कंफर्म हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं, इस वीडियो के आने के बाद अगर वोट ट्रेसेबल नहीं होगा और कल को PDM का उम्मीदवार जीत जाता है, तो कहां से साबित आप करेंगे कि उन 3 लोगों ने वो जो पैसे लिए थे उसके बदले वोट भी डाला था? वो तो ये कहेंगे कि हमने तो ये पैसे नहीं लिए थे या हमने तो वोट PTI के उम्मीदवार को डाला है। जब ट्रेसेबल वोट ही नहीं होगा, जब पता ही नहीं होगा कि उनका वोट कौन सा है, तो कौन फैसला करेगा कि उन्होंने वोट किसको डाला है? तो ये एक बड़ी ही अफसोसनाक बात है। देखें, जिस पार्लियामेंट को हम सुप्रीम कहते हैं, जिस ऐवान को हम मुकद्दस कहते हैं, उसमें बैठे हुओं की जिस तरह से बोलियां लग रही हैं, ये बहैसियत मुआशरा, बहैसियत कौम हमारे लिए कितनी शर्मनाक सूरत हाल है कि हमारे MNAs बिकते हैं, हमारे MPs बिकते हैं, और जिस शर्मनाक अंदाज से बिकते हैं और वीडियोस आती हैं, इससे मेरा ख्याल है कि अगर किसी के अंदर भी थोड़ी सी वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था वो हो, तो फिर वही ख्वाजा आसिफ साहब वाली बात कि कोई शर्म, कोई हया, कोई अखलाकियात, तो क्या कहा जा सकता है अब इसमें? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए। नाज़रीन, जाने से पहले मैं दोबारा ये कहना चाहूँगी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतल्लिका हुकाम से मैं गुजारिश करूँगी कि चेयरमैन पैमरा सलीम बे को फौरी उनके ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि वो शख्स इस ओहदे के लिए अहल नहीं है। जिस कुर्सी पर बैठा है उस कुर्सी का नाजायज़ इस्तेमाल करता है वो शख्स, और जिसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि जब उनके नाअहली के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है तो उसके इस जुर्म में वो क्या करता है जी, कभी लाइसेंस मुअत्तल करता है, कभी को बहाना तलाश करके नोटिस भेज देता है, कभी लाइसेंस ही मुअत्तल कर देता है। तो लिहाजा ये अपनी कुर्सी के साथ मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी है, और अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल सही होगा, पगड़ी करेंगे। तो आज मेरी गुजारिश है दोबारा हमेशा की तरह कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतल्लिका हुकाम नोटिस लें और इस ओहदे से उस शख्स को हटाएं, मेरिट की बुनियाद पर किसी अहल शख्स को इस कुर्सी पर, इस ओहदे पर बैठाएं, प्रैक्टिकली साबित किया जाए कि यह है नया पाकिस्तान, यहाँ पे मेरिट की धज्जियाँ ऐसे नहीं उड़ाई जाएंगी, यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।